आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरेन्स, राइट। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आईआईटी नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, राइट। सबसे पहले रिएक्शंस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और रिएक्शन विद मेटल्स, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले रिएक्शंस शुरू करने से पहले हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन करेंगे, रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ एराइल हैलाइड्स एंड एल्काइल हैलाइड्स, राइट। एंड वी विल सी कि व्हाई हेलोएरेन्स या एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, राइट। एराइल हैलाइड्स एल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव क्यों होती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ यू टॉक अबाउट, राइट। सो इसके कुछ 2-3 रीजंस हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये क्वेश्चन व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है 90 में और 94 में, यस ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये रिएक्टिविटी कंपैरिजन आया है आईआईटी 1990 में, 94 में, 12th में भी आया है ये बहुत बार, राइट। सीबीएसई बोर्ड 12th में, आईएससी में बहुत बार आया है क्वेश्चन। सो पहले हम रिएक्टिविटी देखते हैं। देखिए जो हमारा एराइल हैलाइड है, देखिए एराइल हैलाइड है जैसे ये आपका, राइट। ये इस पे एक चीज ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हेलोजन एटम पे, राइट। अब देखिए इसकी डबल बॉन्ड्स, ये है आपका एराइल हैलाइड, और आपका एल्काइल हैलाइड है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए इसमें एराइल हैलाइड में होता क्या है बेसिकली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हेलोजन एटम पे, ये कॉन्जुगेशन में होता है विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग आपने 11th में पढ़ा है, राइट। बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड सिस्टम जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इस रिंग के अंदर फ्लो करता रहता है, राइट। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो हेलोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इसी के साथ रिंग में घूमने लग जाता है, राइट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। So due to resonance effect, the lone pair of electron on halogen atom is in conjugation with the pi electrons of the benzene ring, right? तो इसके हम resonance forms बनाते हैं जो आगे भी हमें काम में आएंगे, right? So let's draw the resonance forms. देखिए ये है, जैसे यहाँ आएगा और यहाँ पे, ये आपको बनाने आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर से। अब देखिए इससे होता क्या है बेसिकली, रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है रिंग के अंदर तो उससे होगा क्या। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं, फर्क देखना क्या फर्क है स्ट्रक्चर्स में, राइट। नेगेटिव यहां आया, फिर ये नेगेटिव यहां आ गया, राइट। अब देखिए ये नेगेटिव यहां से घूम के इस पोजीशन पे आ जाता है, ये आ गया नेगेटिव आपका, राइट। और ये घूम के वापस क्लोरीन पे चला जाता है आखिरी में, राइट। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, और इसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम इस क्लोरीन की रिप्लेसमेंट की बात करते हैं विद अनदर न्यूक्लियोफाइल से OH, राइट। रिएक्टिविटी कंपैरिजन का मतलब यहां से तो मैं इस Cl को इजीली रिप्लेस कर दूंगा OH से, लेकिन यहां से अगर मैं इस OH से इस Cl को रिप्लेस करने जाऊंगा तो ये रिएक्शन डिफिकल्ट होगा। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस दिस क्लोरीन एटम इन एराइल हैलाइड विद अनदर न्यूक्लियोफाइल से OH, लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इजीली रिप्लेस हो जाएगा। देखिए आप स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है ज्यादा, इस रेजोनेंस की वजह से, राइट, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गई है, राइट। ये पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं होती है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, राइट। सो यहाँ पे ये क्या डेवलप हो गया है, ये जो आपकी ये डेवलप हो गया है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है,
इसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो ये वाला बॉन्ड है, राइट, हेलोएरेन्स में जो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स, राइट। इसीलिए इस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर देते हैं, लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और हमें पता है दो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। दिस इज द रीजन। ये पहला रीजन है, राइट, ये पहला रीजन है, दैट इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहीं पे लिख देता हूं, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइल हैलाइड्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन एराइल हैलाइड्स CCl bonds in aryl halides become stronger due to partial double bond character, become stronger compared to हेलोएल्केन्स, राइट। हेलोएल्केन्स में तो सिंगल बॉन्ड है, इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड्स इज डिफिकल्ट। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है, अगर आप एराइल हैलाइड्स को देखें, ये जो है आपका कार्बन, ये है sp2, राइट, वेयर इज अगर हम इसे देखें तो ये कार्बन है आपका sp3, राइट, और sp2 कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू sp3। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, क्योंकि ये sp3 है, राइट। sp2 में ज्यादा s कैरेक्टर होता है। ज्यादा s कैरेक्टर मतलब जो s ऑर्बिटल होता है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो sp2 इसमें हमारा s कैरेक्टर ज्यादा है sp2 में कंपेयर टू sp3। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन एटम होगा, राइट, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन एटम है जिसने हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, राइट, ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है कंपेयर टू दिस, राइट। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट। सो इसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 177 ppm, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 169 ppm, राइट। और हमें पता है जो सॉरी ये है 169, ये वाला है 177, राइट, ये बॉन्ड बड़ा है। और हमें पता है जो बड़े बॉन्ड होते हैं दे आर वीकर बॉन्ड्स जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो वीक होता चला जाता है, राइट। सो ये बड़ा बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड होगा, सो क्लोरीन यहाँ से इजीली रिप्लेस हो जाएगा। ये छोटा बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करना डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू दिस, राइट। सो ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स with respect to nucleophilic substitution is less, right, compared to alkyl halides। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है, राइट, इसका एक तीसरा रीजन भी, इसके 4 रीजन्स हैं टोटल। अब देखिए इसका जो तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन ये है, देखिए ये फिनाइल कैटायन, ये जब आयोनाइज होगा रिएक्शन पे, ये जो फिनाइल कैटायन है, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, या किसी भी तरह से ये स्टेबलाइज्ड नहीं है, राइट। इसीलिए ये इमीडिएटली स्टेबलाइज नहीं है, तो इसी से रिएक्ट करके वापस ये बना देगा, राइट। दूसरी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, राइट। सो एक रीजन हो गया स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनाइल कैटायन, इसको हम बोलते हैं फिनाइल कैटायन,
स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन इज वेरी लेस। अब हम आ जाते हैं चौथे रीजन पे, राइट। फोर्थ रीजन है इसका, फोर्थ रीजन है, देखिए बेंजीन रिंग जो होती है ये हमें पता है इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग में, तो ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, ये भी नेगेटिव होती है। जब ये नेगेटिव इसको अटैक करने जाएगी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को, तो यहां से क्या होगा, रिपल्जन। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स विद डिफिकल्टी। जैसे अगर OH है, ये भी नेगेटिव है और ये रिंग भी नेगेटिव है, सो इन दोनों में रिपल्जन होगा। इसीलिए रिएक्टिविटी एराइल हैलाइड्स की लेस होती है कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको रिपेल कर देगी, तो रिएक्शन होना मुश्किल होगा, राइट। तो ये सब इसके रीजंस हैं। इस बेंजीन रिंग इज, ये रीजन है इसका, बिकॉज बेंजीन रिंग इज electron rich due to which it will repel nucleophiles, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स भी इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, राइट। आई होप ये क्लियर है आपको। इस पे अभी आगे भी हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, राइट। सो आपको पता होना चाहिए दैट एराइल हैलाइड्स आर नाउ लेस रिएक्टिव कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। अब देखिए, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड्स, राइट, तो हमें ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। देखिए पहला रिएक्शन हम देखेंगे ऑफ OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए ये रिएक्शन होगा टेम्परेचर 623 केल्विन्स, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से एट टेम्परेचर ऑफ 623। एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन का एट 623 केल्विन्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो रहा है सिर्फ जब ये है हमारे पास। अब इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से बढ़ाई जाती है ये हम देख रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका। अब देखिए मैं इस रिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इस रिंग में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देता हूं। मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया NO2। अब देखता हूं ये सेम रिएक्शन करता हूं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। टेम्परेचर मेरे को यहां 423 केल्विन ही रखना पड़ेगा, 443 अराउंड 443 केल्विन रखना पड़ेगा, राइट। अब देखिए ड्रास्टिक, यहाँ पे ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गया जब मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करा इसमें, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देता हूं, ये क्वेश्चन IIT नीट में बहुत बार पूछा गया है। ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, बोलेंगे सब रिएक्टिविटी कंपैरिजन करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर था 443, अब जो टेम्परेचर होगा और कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 368 केल्विन पर ही रिएक्शन हो जाएगा जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिए बेंजीन रिंग पे। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है ये देखते हैं अभी हम। राइट, अगर एक और मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया तो
3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड कर रहा हूं मैंने। अब देखिए हल्का सा मेरे को टेम्परेचर 368 ले जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा वार्म करूंगा सॉल्यूशन को तो रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा। हल्का सा वार्म करने पर ही हो गया रिएक्शन, राइट। देखिए रिएक्शन कंडीशंस कम ड्रास्टिक होती चली गई जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप ऐड करता चले गया बेंजीन रिंग में। किसकी बेंजीन रिंग में? एराइल क्लोराइड की, राइट। इसकी क्लोरोबेंजीन में जैसे जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड करे तो रिएक्शन कंडीशंस लेस ड्रास्टिक होती चली गई। और जब मैंने 3 बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिए तो क्या हुआ, ये इजीली वार्म करने पर ही रिएक्शन हो गया और ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इसका रीजन क्या है, राइट। पहले तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आईआईटी अभी रिसेंटली पूछा गया है। इन सब की रिएक्टिविटी कंपैरिजन, ये सारे प्रोडक्ट्स दे रखे थे, ये वाले रिएक्टेंट्स दे रखे थे, ये इनकी रिएक्टिविटी कंपैरिजन देखनी थी। आईआईटी 2021 में पूछा है ये क्वेश्चन, राइट। और नीट में ये बहुत बार पूछा गया है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 89 में, 97 में, और ये इसके बाद भी 2001 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। नीट में ये बहुत बार आता है, 12th में भी आया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ढंग से समझें इसको कि नाइट्रो ग्रुप जिसमें आपको सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप दिखेंगे वो रिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, राइट। और ये अगर इन दोनों को ही दे दूं मैं तो ये इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग मैंने आपको बताया था, बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी तो ये उसको रिपेल करेगा। और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो इसको ये क्या कर देगा, मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव कर देगा फॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये देखिए ये यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ से सिर्फ एक ही है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ज्यादा नेगेटिव होगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग कम नेगेटिव होगी, राइट। सो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसको अटैक कर सकेगा, जो लेस नेगेटिव है उसको इजीली अटैक करेगा और जो ज्यादा नेगेटिव है उसको लेस इजीली अटैक करेगा, राइट। इसको अटैक करने में इसको डिफिकल्टी होगी थोड़ी, सो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसको ये इजीली अटैक कर देगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं दैट आर मेकिंग दिस बेंजीन न्यूक्लियस लेस इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। दे आर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं बेंजीन रिंग की, और ये बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव कर देते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स, टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसमें ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो मैं नाइट्रो ग्रुप ऐड कर रहा था ये मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड कर रहा था, मैंने मेटा पोजीशन पे ऐड नहीं किया, राइट। अगर मैं मेटा पोजीशन पे ऐड करता हूं तो रिएक्टिविटी में मेरे को डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, राइट। जब अगर मैं ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, ये और ये, और मैंने बेंजीन रिंग तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करे, सॉरी मैंने नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करे, राइट। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करने पे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर मैं मेटा पोजीशन, मतलब अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ NO2 ग्रुप तो रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं होता। क्या रीजन है, राइट। ये आपको आपकी NCERT में भी दिखेगा। ये एक्चुअल में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको,
अगर उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखोगे, जो कार्बन आयन बन रहा है, उस कार्बन आयन को नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है अपने पॉजिटिव चार्ज से, जब वो मेटा पोजीशन पर है, राइट? जब वो कहाँ है? मेटा पोजीशन पे है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये नेगेटिव हो जाता है, राइट? अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमें देखना है। इसको ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ऐसे। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना है। देखिए मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। ये इस पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इस पे, ये अब घूमना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के बेंजीन रिंग के, सो ये मूव होना शुरू होंगे। देखिए जब पहले देखिए OH ग्रुप इस पे अटैक करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में एंटर करेगा, राइट? ये एक स्लो स्टेप है, पहला वाला स्टेप एक स्लो स्टेप है, कार्बन आयन बनेगा। राइट? देखिए ये जब इधर आएगा, ये नेगेटिव आया, ये बना। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इधर जाएगा घूम के, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे ये आ गया, घूमता घूमता ये नेगेटिव यहां पे आ गया, अंदर लिख देते हैं इसको, ये नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ये यहां से मूव करके यहां चला जाएगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ड्रॉ करने पड़ते हैं एग्जाम्स में और ये आपको आने चाहिए। ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, अब देखिए ये नेगेटिव यहां पे चला गया। ठीक है, ये 3 हो गए आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सो ये जो कार्बन आयन है ये ज्यादा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस फॉर्म को हम ऐसे करके दिखा देते हैं ना, ये रहा, राइट? इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका क्या है, ये इसका आपका रेजोनेंस फॉर्म है, राइट? अब देखिए ये रेजोनेंस फॉर्म, अब Cl निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, वो फास्ट स्टेप होगा, ये फास्ट स्टेप होगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। और इसकी एरोमेटिसिटी रिड्यूस हो गई, ये फास्ट स्टेप है, ये सिंगल स्टेप था। अब देखिए यहां पे अगर मैं, देखिए ये तब था जब मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी, ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन, मैंने यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रखा। अगर मैं इस देखिए यहाँ पे जब नाइट्रो ग्रुप था, ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट? और जब ये नेगेटिव चार्ज घूमता घूमता इधर आया, राइट? सो ये नेगेटिव चार्ज को इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जब नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे है, देखिए नेगेटिव चार्ज घूमता घूमता जब पैरा पोजीशन पे आया तो ये नाइट्रो ग्रुप ने इसको स्टेबलाइज कर दिया,
राइट। ऐसे ही अगर मैं ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे रखता हूं तो यहां पे भी जब नेगेटिव चार्ज घूमता घूमता ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो यहां पे भी अगर नाइट्रो ग्रुप यहां पे होगा तो नाइट्रो ग्रुप का पॉजिटिव नाइट्रोजन इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, जिससे ये कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा, राइट। सो जब मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड करता हूं उससे जो कार्बन आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ज्यादा स्टेबलाइज होने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। अब जब ये ज्यादा जब मैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो मैंने लास्ट रिएक्शन किया था नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब नाइट्रोजन एटम होता है तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है। तो अगर जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप रख देता हूँ तो नाइट्रो ग्रुप का पॉजिटिव नाइट्रोजन उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। लेकिन अगर मैं मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप रख देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं नाइट्रो ग्रुप रखता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे इस पोजीशन पे तो आ ही नहीं रहा है। देखिए जो नेगेटिव चार्ज है ये या तो यहां जा रहा है, देखिए या तो यहां जा रहा है या यहां जा रहा है या तो यहां जा रहा है, ये इन पोजीशंस पे नहीं आ रहा है, मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है। सो अगर मैं इस नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगाता भी हूं तो रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये जो कार्बन आयन बना है ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे घूम रहा है मेटा पे नहीं आ रहा है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी में फर्क नहीं होगा। दिस इज द रीजन, राइट। ये आपके एनसीईआरटी में भी ये देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इसे ध्यान से देखना। अच्छा है, थोड़ा सा इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों की नॉलेज इसमें ज़रूरी है, राइट। अब हम जल्दी से देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल होती है पॉजिटिव स्पीसीज। अब उसको किस पे अटैक करना है? एराइल हैलाइड्स पे। एराइल हैलाइड वैसे ही क्या है, नेगेटिव रिंग है उसमें, राइट। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होते हैं। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, जैसे क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब देखिए इसमें हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए थे बेंजीन के, अभी क्लोरो बेंजीन के, उन्हें फिर से बनाना है, राइट। हम देखेंगे जो Cl ग्रुप था वो उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी थी, राइट। दैट मींस जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, राइट। आई रिपीट, देखिए ये था, इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये जो क्लोरीन था इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी थी। इलेक्ट्रोफाइल होती हैं पॉजिटिव स्पीसीज। अब ये कहां पे अटैक करेंगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, राइट। व्हाई? बिकॉज योर Cl क्या है? Cl है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। सो इलेक्ट्रोफाइल कैन इजिली अटैक दीज ऑर्थो पैरा positions. In other words, through resonance, हेलोजन एटम ने क्या करा? ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया, राइट। सो हियर योर हेलोजन एटम इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस,
राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और एक इसका रिवर्स इफेक्ट होता है, इसी का एक रिवर्स इफेक्ट होता है Cl का। Cl रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देती है, राइट, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है बेसिकली हेलोजन एटम, राइट, थ्रू रेजोनेंस एंड मेक्स बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, राइट। नाउ अब देखिए Cl का एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा बेंजीन रिंग के। सो बेंजीन रिंग को बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच के डीएक्टिवेट कर रहा है, राइट। सो Cl थ्रू -I इफेक्ट deactivates benzene ring, deactivates benzene ring, राइट। बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करना मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। सो इसको ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। जब ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने आएगी तो वो रिपेल होगी, राइट। सो it deactivates benzene ring towards electrophilic substitution through -I effect, right, और through resonance effect it releases electron and makes these orthoparasites electron rich. So जो इलेक्ट्रोफाइल आएगी वो कहाँ अटैक करेगी, ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल एट द सेम टाइम इस रिंग को डीएक्टिवेट भी कर देती है, राइट। सो अगर हम क्लोरोबेंजीन को बेंजीन से कंपेयर करें, इससे यहां पे तो कोई Cl नहीं है, सो कंपेयर्ड टू बेंजीन, राइट, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव हो जाती है क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है थ्रू -I इफेक्ट, इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग को Cl डीएक्टिवेट कर देगा तो इलेक्ट्रोफाइल्स को इस पे अटैक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, सो लेस रिएक्टिव हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। लेकिन बेंजीन रिंग में तो कोई Cl है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको ज्यादा इजीली अटैक कर सकेगी, राइट। सो देखिए Cl जो -I इफेक्ट है, राइट, Cl के देखिए दो इफेक्ट हैं, एक है -I इफेक्ट, राइट, जिससे ये डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, राइट, डीएक्टिवेट करता है मतलब -I इफेक्ट, इसका -I इफेक्ट ऑफ Cl क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी डिसाइड करती है, राइट। ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है इसकी रिएक्टिविटी, वेयरएस जो इसका रेजोनेंस इफेक्ट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो इसी बेंजीन रिंग में जाके डीलोकलाइज हो गया था, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन रिंग के थे उसी के साथ घूमने लग गया था और ऑर्थोपैरासाइट्स को इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया था। सो रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर रहा था, रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली क्या करेगा, इट एक्ट एज अ डायरेक्टिंग, इट डायरेक्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, राइट। सो इट डायरेक्ट्स, basically it directs incoming electrophile, right। एक रिएक्टिविटी डिसाइड कर रहा है और एक क्या डिसाइड कर रहा है, ओरिएंटेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिकली ये इसका ओरिएंटेशन डिसाइड कर रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का, whether to put it in orthopara position or where, orthopara position पे ही इलेक्ट्रोफाइल जाती है, राइट, बिकॉज थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है बेंजीन रिंग की कंपेयर टू बेंजीन, वो कम हो जाएगी ड्यू टू -I इफेक्ट, राइट। सो हमें इसकी रिएक्शन के लिए अगर हमें मान लो हेलोजिनेशन करना है, अगर हम मान लो हमको इसका सल्फोनेशन करना है, राइट, तो कंपेयर टू बेंजीन इसमें हमें स्ट्रॉन्गर रिएक्शन कंडीशंस चाहिए होंगी, ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशंस चाहिए होंगी। अब जल्दी से हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। कि इसके कुछ रिएक्शंस हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस में आपको पॉपुलेशन का भी ध्यान देखना है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, राइट। अब देखिए अगर ये है
Cl। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूं, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट जो बनेगा, मैंने कहा था ये देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल होगी जो आपकी इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन को अटैक करेगी। जब ऑर्थो को अटैक करेगी तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और जब पैरा को अटैक करेगी तो ये पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। सो दिस इज योर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज योर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज योर 1,4। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला होगा माइनर प्रोडक्ट। क्यों? दिस इज, अब इसका रीजन क्या है? द रीजन इज जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी, तो जब ये यहां पे अटैक करेगी तो यहां पे ऑलरेडी एक Cl ग्रुप है, राइट, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। सो ड्यू टू, और जब यहां पे अटैक करेगी पैरा पोजीशन पे, यहां पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई इसके आसपास कोई दूसरा आइटम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है, लेकिन यहां पे ट्रैफिक है थोड़ा सा। स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रैफिक होता है मेनली ड्यू टू अदर एटम्स। अब यहाँ पे Cl है, जब ये यहाँ पे अटैक करने आएगा ये क्लोरोनियम आयन, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन डिफिकल्ट होगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब ये यहाँ पे रिएक्ट करने आएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक कम है, यहाँ पे ये इजीली रिएक्ट करेगा और मेजर प्रोडक्ट देगा। ऐसे ही तुम्हारे दूसरे रिएक्शन भी हैं, जैसे नाइट्रेशन, राइट, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। ऐसे ही अगर हम इसका नाइट्रेशन करें, इसका अगर हम नाइट्रेशन करें विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगी, इलेक्ट्रोफाइल कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे होगी वो होगा हमारा नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, पॉजिटिव है। और ये साइट्स क्या हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन साइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ Cl, जो हमने पहले पढ़ा था। ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए जब आप रिएक्शन करें। यहाँ पे दूसरा बनेगा मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? देखिए ये हमेशा जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू ऑलरेडी प्रेजेंट हेलोजन एटम। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 chloro 2 nitrobenzene is minor, 1 chloro 4 nitrobenzene is your major product, राइट। ऐसे ही जब हम इसका सल्फोनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगी वहां पे? SO3H। अब वो यहाँ पे अटैक करेगी और यहाँ पे अटैक करेगी। सिमिलरली ऐसे ही मेजर माइनर प्रोडक्ट होंगे, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये देख लें, यहाँ पे 11th में भी पढ़ा है वैसे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में, राइट। हम क्या करते हैं? एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए ये है विद द हेल्प ऑफ मिथाइल क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, राइट। सो मिथाइल ग्रुप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप को हम बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। कहां पे आएगा? सेम रिएक्शन होगा, ये हो गया रिएक्शन, राइट। मेजर माइनर प्रोडक्ट वैसे ही होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 1 2 3 4, so 1 chloro 4 methyl benzene is your major product, राइट। इसके पीछे का जो रीजन ड्यू टू रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट बताया था वो ध्यान में रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स अभी रिसेंटली पूछा है IIT में, आई थिंक ये 12th में भी पूछा है, 2020 में 12th में क्वेश्चन, सॉरी 2020 का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ऑन दिस। देखिए रिएक्शन 3 मेटल्स के देखेंगे हम, सोडियम का, मैग्नीशियम का, राइट, और कॉपर का। ये 3 मेटल्स के हम रिएक्शन देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, देखिए सोडियम से हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। सोडियम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को से रिएक्ट करके हमें एल्काइल बेंजीन देगा, एल्काइल एरेन देगा, राइट। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। यही रिएक्शन पूछा था आईआईटी 2021 में, आई थिंक, वुड्स रिएक्शन। यह आया था आईआईटी 2022 में, राइट। इसमें पूछा था कि एल्काइल वुड्स रिएक्शन में, सॉरी ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, आई एम सॉरी, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें पूछा था वुड्स फिटिक रिएक्शन में जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, वो करेक्ट आंसर था, राइट। इसका रिएक्शन ऐसे होता है, इस तरह से कुछ रिएक्शन होगा इसका, राइट। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां पे क्या बनेगा, यह है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये जो बनता है यहाँ पे एल्काइल एरेन बनता है यहाँ पे, राइट। जैसे मिथाइल एरेन या मिथाइल बेंजीन बन गया यहाँ पे। वुड्स फिटिक रिएक्शन में याद रखना एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा और एक एराइल हैलाइड होगा, राइट। यही पूछा हुआ था। ये था वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सॉरी दूसरा होता है हमारा, दिस इज नॉट वुड्स, लिटिल कंफ्यूजिंग नेम्स, फिटिक रिएक्शन। ये वुड्स फिटिक था, ये फिटिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 सिर्फ एराइल हैलाइड के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह से, राइट। सोडियम एराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करेगा, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव यू बाइफेनाइल या डाइफेनाइल इसको बोलते हैं। इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। ये है आपका डाइफेनाइल, ठीक है। ये हो गया सोडियम से रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, देखिए इसका जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके, ये रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर, ये पूछा गया था सीबीएसई 2020 में, बीआर था एक्स की जगह, राइट। तो ये रिएक्शन देना था। अब था विद मैग्नीशियम भी पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन में ही, विद मैग्नीशियम। जब एराइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये याद रखना। इस तरीके के कंपाउंड नहीं बनेंगे वहां पे। देखिए जैसे ये है, रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये याद रखना, ड्राई ईथर, इट विल फॉर्म MgBr, राइट। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे 2020 सीबीएसई बोर्ड में, राइट।
वहीं अगर मैं ब्रोमो की जगह Cl लूँ, एक और रिएक्शन होता है इसका, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आपको करना है। यहाँ पे आपको THF की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, राइट। अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ तो THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा टू फॉर्म, अगेन मैग्नीशियम है तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक रिएक्शन है आपका कॉपर के साथ भी, कॉपर के साथ भी देख लीजिए, छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। अल्मैन सिंथेसिस बोलते हैं इस रिएक्शन को, नाम याद रखना इन रिएक्शंस के। देखिए विद कॉपर, कॉपर के साथ होगा, कॉपर के साथ जो रिएक्शन का नाम है वो है अल्मैन, अल्मैन सिंथेसिस, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, आइडोबेंजीन को हम कॉपर के साथ हीट करते हैं इन अ सील्ड ट्यूब, राइट। यहां पे हमको क्या मिलेगा, डाइफिनाइल, राइट। जैसे हमें फिटिक रिएक्शन में डाइफिनाइल मिला था जब हमने एल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट किया था, उसी तरीके का रिएक्शन अल्मैन सिंथेसिस होता है। अगर हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे आयोडाइड से तो हमें डाइफिनाइल मिलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक लिथियम के साथ भी इसका रिएक्शन होता है। अगर हम ब्रोमाइड को लिथियम के साथ, लिथियम मेटल के साथ अगर हम ब्रोमाइड को लिथियम से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये भी मेटल ही है लिथियम। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन होता है, ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे, राइट। फिनाइल लिथियम बन गया यहाँ पर। कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे सीधा, फिनाइल लिथियम, राइट। ये सब रिएक्शन ध्यान में रखना। ये अल्मैन सिंथेसिस है, सेम एज फिटिक रिएक्शन, राइट। और वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता था, एक एल्काइल हैलाइड होता था और एक एराइल हैलाइड होता था, राइट। और वो एग्जाम में भी पूछा था 2022 में। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, थैंक्स। हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स मेनली हाइड्रोकार्बन से, दैट इज बेंजीन से, और दूसरा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से प्रिपेयर होते हैं एराइल हैलाइड्स, राइट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वे जो थे वो था हाइड्रोकार्बन प्लस एल्कोहल। एराइल हैलाइड्स को हम हाइड्रोकार्बन बेंजीन से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जैसे वहां पे हम अल्कोहल यूज करते थे एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड्स के केस में, यहाँ पे हम फिनॉल यूज नहीं करेंगे। फिनॉल से हम एराइल हैलाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। इसका जल्दी से हम रीजन देख लेते हैं। देखिए ये है आपका फिनॉल का मॉलिक्यूल, राइट, और ये है आपका से मेथनॉल। मेथनॉल से हम मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन फिनॉल से हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। इससे हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते, राइट। वेयरएज इससे हम मिथाइल क्लोराइड विच इज योर एल्काइल हैलाइड, ये हम बना सकते हैं। द रीजन इज, देखिए यहां पे Cl ने रिप्लेस किया इस OH को, लेकिन यहां पे जब Cl रिप्लेस करने जाएगा OH को तो नहीं कर पाएगा, राइट। क्यों नहीं कर पाएगा, देखिए ऑक्सीजन जो है इसमें बेंजीन रिंग की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी है, तो अपने 11th में बेंजीन का डीलोकलाइजेशन पढ़ा था। देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग में, दैट मीन्स ये बेंजीन रिंग में घूमने लग जाता है, राइट। सो ड्यू टू रेजोनेंस यहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नॉट कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन यहां पे एक डेवलप हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगी, जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इन केस ऑफ फिनॉल ये स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। इसीलिए OH को रिप्लेस करना फिनॉल के केस में इज डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि ये बॉन्ड CO बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है कंपेयर टू CO बॉन्ड इन योर एलिफेटिक अल्कोहल्स, राइट। ये बॉन्ड में देखिए कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो ये वीक बॉन्ड है, ये इजीली रिप्लेस हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, राइट। सो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यो दिस बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड ड्यू टू विच योर OH फ्रॉम फिनॉल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, राइट। ये OH जो है फिनॉल से रिप्लेस नहीं हो सकेगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा वो, राइट। सो ये ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। देखिए हम साइड चेन अल्कोहल्स पढ़े थे हमने, जैसे आपका ये टॉल्वेन जो है ये साइड चेन है, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एराइल एल्काइल हैलाइड बोलते हैं हम इसको, राइट। अगर मैं यहाँ पे Cl लगा देता था तो ये क्या होता था, एराइल एल्काइल हैलाइड, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन ये भी क्या है, टॉल्वेन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, राइट। अगर हम इसमें हेलोजिनेशन करेंगे तो इसमें साइड चेन हेलोजिनेशन होगा, राइट। वेयरएस दो तरीके के डायरेक्ट हेलोजिनेशन होंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, पहला न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, दूसरा साइड चेन हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होता है अगर मैं हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उनको रिप्लेस कर रहा हूं हेलोजिनेशन से। अगर हेलोजिनेशन में से मैं साइड चेन के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहा हूं, देन दिस इज योर साइड चेन हेलोजिनेशन, राइट। सो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर एराइल हैलाइड्स फ्रॉम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, राइट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आया था 2022 नीट में, राइट, इजी क्वेश्चन था। देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, बेंजीन लिया, राइट, बेंजीन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, दैट मीन्स एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड को हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। आयोडाइनेशन के केस में जो रिवर्सिबिलिटी का चैलेंज आया था एलिफेटिक कंपाउंड्स के केस में, वही यहाँ पे भी आएगा। और फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमने एल्काइल हैलाइड्स के केस में देखा था, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन की वजह से रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो रहा था, वो यहाँ पर भी होगा, राइट। सो क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन डायरेक्ट हो सकता है बेंजीन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, पर यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पे, डार्क, राइट, अंधेरे में, इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, और या तो फेरिक क्लोराइड लेंगे हम या हम आयरन फिलिंग्स लेंगे। आयरन फिलिंग्स क्लोरीन से रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड ही बना देती है। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम आयरन फिलिंग्स ही लेते हैं जो क्लोरीन से रिएक्ट करता है और आपका फेरिक क्लोराइड बना देता है। यहां पे आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, राइट। देखिए ये है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, ये न्यूक्लियस का तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये रिप्लेस हुआ विद Cl, तो ये आपको मिला क्लोरोबेंजीन, राइट। अब हमें यहाँ पे देखना है फेरिक क्लोराइड का इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस फेरिक क्लोराइड विल एक्ट एज अ हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर मतलब फेरिक क्लोराइड हेलोजन को इस बेंजीन रिंग तक लेके जाता है टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, राइट। अब देखिए ये कैसे करता है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अभी हम देखेंगे अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, राइट।
ये रिएक्शन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। देखिए इसमें होगा क्या, फेरिक क्लोराइड बेसिकली क्या करता है, फेरिक क्लोराइड अटैक करता है हेलोजन एटम को टू फॉर्म FeCl4 माइनस प्लस दिस क्लोरोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल है आपकी, इसीलिए रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी बेंजीन रिंग पे, इसको लेके कौन जा रहा है, फेरिक क्लोराइड, इसीलिए इसको हम हेलोजन कैरियर बोलते हैं। इस हेलोजन कैरियर ने क्लोरीन को अटैक किया टू फॉर्म दिस इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए ये क्लोरोनियम आयन इस बेंजीन रिंग को अटैक करेगा टू फॉर्म कार्बोकेटायन विच इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। राइट, देखिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बनाने हैं इसके। लेट्स डू इट दिस वे। ये है आपका बेंजीन, देखिए क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा इसको टू फॉर्म लाइक दिस H और Cl, राइट। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, जब ये क्लोरोनियम आयन इसको अटैक करेगा कार्बोकेटायन बनेगा, राइट। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इसका पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में घूमता रहेगा, यहां पे आएगा, राइट। ये रेजोनेंस फॉर्म्स बना रहे हैं हम। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया, घूम के यहां आ जाएगा, राइट। अब ये कहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ये इसके 3 रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कौन क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इस तरह से, राइट। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स फाइनली प्रोटॉन लूज करेगा। अब देखिए ये जो फेरिक क्लोराइड था ये हेलोजन कैरियर था एंड ऑल्सो कैटलिस्ट। अब देखिए ये क्या करेगा आपका, इट विल लूज अ प्रोटॉन, राइट। प्रोटॉन लूज करेगा और ये क्या बना देगा आपका, क्लोरोबेंजीन। और जो प्रोटॉन लूज हुआ ये जाके देखिए यहां पे जो ये बना था FeCl4 माइनस, ये रिएक्ट करेगा प्रोटॉन से टू फॉर्म FeCl3। कैटलिस्ट था, वापस रीजेनरेट हो जाता है कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये बन गया, राइट। सो ये फेरिक क्लोराइड इज अ हेलोजन कैरियर एंड अ कैटलिस्ट एंड दिस इज ऑल्सो ए लिवाइस एसिड। इसकी जगह पर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसकी जगह पे हम और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस रिएक्शन इज इजी। याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड इसके, राइट। ये रेजोनेंस फॉर्म्स, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये प्रोटॉन लूज करेगा, फेरिक क्लोराइड वापस रीजेनरेट हो जाएगा क्योंकि ये कैटलिस्ट है, राइट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, नीट 2022 में, इसमें पूछा गया था क्लोरोबेंजीन बनाने का कौन सा तरीका है। क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए थे, उसमें दिया हुआ था कौन कौन सा, विच इज द सूटेबल मेथड। तो यूजिंग बेंजीन, क्लोरीन, फेरिक क्लोराइड एक ऑप्शन था, ये सेलेक्ट करना था। इजी क्वेश्चन था, राइट। तो आपको अगर ये रिएक्शन अच्छे से पता है तो आप इसको इजीली आंसर कर देते हैं, राइट। नाउ लेट्स रब दिस। इसके बाद हम देखते हैं अगर हम
यहां पे इसको हम एक्सेस में ले लें क्लोरीन को, क्लोरीन को अगर हम एक्सेस में लेंगे तो देखिए पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा। देखिए क्लोरीन को अगर मैं एक्सेस में ले लेता हूं, ये क्लोरीन को अगर मैं एक्सेस में लेता हूं, इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस तो क्या होगा, देखिए क्लोरोबेंजीन बनेगा पहले, ये एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक चीज ये आपने पढ़ी थी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्लास 11th में। एज पर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अगर एक ग्रुप है ऑलरेडी बेंजीन रिंग में तो ये सेकेंड ग्रुप को कहां डायरेक्ट करेगा, ये इस ग्रुप पे डिपेंड करता है कि ये सेकेंड क्लोरीन एटम को इस बेंजीन रिंग में कहां डायरेक्ट करेगा, इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है। अब हमें पता है Cl जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो सेकंड क्लोरीन एटम आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होता, नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो वो मेटा पोजीशन यहां पे जाता, राइट। सो सेकंड क्लोरीन एटम इस तरह से ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका पैरा प्रोडक्ट। व्हाई, बिकॉज योर Cl, ये जो Cl है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये आप नोट्स में डाल लीजिए, थोड़ा समझने वाला है ये। अब दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये होगा माइनर। देखिए हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, राइट। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। व्हाई, देखिए ये माइनर इसलिए होगा क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे ऑलरेडी Cl प्रेजेंट है। जब सेकेंड क्लोरीन एटम इस पोजीशन पे आएगा जो इस क्लोरीन के पास है, जब यहां पे क्लोरीन अटैक करने आएगा तो क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है, राइट। इसने यहां पे भीड़ कर रखी है, तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे क्लोरीन कम अटैक करेगा और पैरा पे क्लोरीन यहां पे ज्यादा अटैक करेगा, ज्यादा चांसेस है यहाँ पे अटैक करने के लिए, क्योंकि ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट क्लोरीन है, राइट, जो इसको पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है, जब सेकेंड एटम पैरा पोजीशन पे आएगा तो ये वाला क्लोरीन एटम इससे दूर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी सो क्लोरीन को ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ क्लोरीन एटम, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहां पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर माइनर क्यों है समझ में आया, ऑर्थो पैरा पे क्यों गए ये समझ में आया, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया था 2012 में। 2012 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए पहले टॉल्यूएन लेता हूं अगर मैं, देखिए अगर मैं ये ले लेता हूं हाइड्रोकार्बन, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब फेरिक क्लोराइड वगैरह ये सब रहेगा यहां पे, राइट। यहां पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए इसमें साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। देखिए ये क्या था, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, राइट। अब हम देख रहे हैं साइड चेन हेलोजिनेशन, राइट। और उससे साइड चेन हेलोजिनेशन से पहले हम जो मैं पहले बात कर रहा था वो देखते हैं। आयरन और फेरिक क्लोराइड लेंगे हम, या तो आयरन फिलिंग्स या फेरिक क्लोराइड। अब देखिए इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, मिथाइल ग्रुप का, ये टॉल्यूएन है, ये कंपाउंड का नाम होता है टॉल्यूएन। जहां पे CH3 ये फिर से है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इससे पहले था। यहां पे बनेगा Cl, एक Cl जाएगा यहां पे, राइट। ऑर्थोक्लोरो इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूएन, इसका नाम है पैराक्लोरोटॉल्यूएन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।
जैसे हमने पहले कहा था, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है हाइड्रोजन एटम से, Cl को यहाँ पे अटैक करना ऑर्थो पोजीशन पे मुश्किल होगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए AIPMT पे 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये CH3 था, ये CH3 था। अगर हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे, राइट, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 4 ऑप्शंस दे रखे थे, थोड़ा सा इसको सोचिए। ये ऑर्थो CH3 पहले, सबसे पहले हमें पता है ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, राइट। अब हमें देखना है कि जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो कहाँ जाएगा, राइट। और थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हुए भी हमें सोचना है, राइट। दोनों मिथाइल ग्रुप को हम ध्यान से देखेंगे, राइट। राइट, अगर हम इसका, सॉरी, एग्जाम में जो दिया था ब्रोमिनेशन था। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करना है, सिर्फ हमें ब्रोमीन रखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट। देखिए अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 प्रोडक्ट, देखिए सबसे पहले तो मिथाइल है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर ब्रोमीन आएगा तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात होती है, इस साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। अब ब्रोमीन जब यहां से अटैक करेगा इस साइड से, थोड़ा इसको डिफिकल्टी आएगी, तो यहां से जो अटैक करेगा वो अटैक सक्सेसफुल होगा। ये था इसका आंसर, Br यहां पे आएगा, ठीक है। और दूसरा एक प्रोडक्ट में बनेगा, यहां पे आपका Br यहां पे आएगा, यहां पे नहीं आएगा Br, क्योंकि यहां पे दो, इस साइड पे मिथाइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, इसलिए इस साइड पे चला जाएगा Br ग्रुप, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से 2 मिनट में देखते हैं फ्लोरीनेशन और आयोडाइनेशन। देखिए फ्लोरीनेशन, आयोडाइनेशन के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा और फ्लोरीनेशन के केस में एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा, राइट। ये जो हम नीट, जो बच्चे नीट कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को देखते रहें, हम साथ में हमेशा ऐसे करते रहेंगे क्वेश्चंस। राइट, देखिए जब हम आयोडाइनेशन करेंगे, डायरेक्ट आयोडाइनेशन, डायरेक्ट आयोडाइनेशन में क्या बनेगा? प्लस HI, राइट। अब HI जो है ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस करके वापस ये बना देगा, तो ये रिएक्शन होगा आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एल्काइल हैलाइड्स के केस में करते थे, HNO3 या HiO3 ले लेंगे, राइट। अब देखिए HiO3 HI से रिएक्ट करेगा और ये देगा आपका आयोडीन प्लस वाटर। आयोडीन, HI रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन, बेसिकली HI आपका ऑक्सीडाइज हो गया फ्रॉम आयोडिक एसिड टू आयोडीन। अब HI नहीं है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहेगा, राइट। सो अगर हम इसको HiO3 की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? आयोडीन प्लस वाटर, राइट। फ्लोरीनेशन की अगर हम बात करें, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन, ये डायरेक्ट आयोडाइनेशन था, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन आपका एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, सो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज नॉट एडवाइजेबल। हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे अभी हम, राइट। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। जब हम आयोडाइनेशन, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करेंगे तो हम फ्लोरीनेशन, फ्लोराइड्स देखेंगे कैसे बनती हैं। फटाफट से हम देखते हैं अब आपकी साइड चेन हेलोजिनेशन। देखिए साइड चेन हेलोजिनेशन मतलब अगर ये कंपाउंड है, अगर हम इसका डायरेक्ट क्लोरीनेशन करते हैं, राइट, तो क्या बनेगा? राइट, अगर हम इसका डायरेक्ट क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या बनेगा?
कंडीशन सब वही रहेंगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, मैकेनिज्म इसका फर्क होगा, वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन के केस में 383 केल्विन, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। देखिए ये बनेगा, ये बनेगा, राइट। अगर साइड चेन है मिथाइल ग्रुप तो हेलोजिनेशन यहां पे होगा, राइट। और ये इसका मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल, राइट। देखिए ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से एंड इट विल फॉर्म, ये बना बेंजाइल क्लोराइड, ये बनेगा CHCl2 राइट, ये बना बेंजल क्लोराइड, ये फर्दर और रिएक्ट करेगा क्लोरीन से एंड इट विल फॉर्म CCl3 बेंजो ट्राइक्लोराइड, राइट। सो ये है आपका साइड चेन हेलोजिनेशन, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है, राइट। और अगर मान लिया जाता है ये साइड चेन छोटी है, अगर साइड चेन होगी आपकी CH2 CH3 इस तरह की, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो हेलोजन एटम ऐड होगा वो इस कार्बन एटम पे होगा, राइट। तो हाइड्रोजन उसके रिप्लेस होंगे इस कार्बन एटम के जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये ध्यान में रखना। CHCl CH3 कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, जो इस कार्बन से अटैच्ड है, जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बस ये ध्यान में रखना, अगर बड़ी है बेंजीन रिंग तो हाइड्रोजन उसके रिप्लेस होंगे जो बेंजीन रिंग से कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, इसमें नेम रिएक्शंस हैं, रिएक्शन के नाम याद रखना। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, देखिए डाई मतलब होता है 2, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, मतलब इस तरीके के कंपाउंड्स में 2 नाइट्रोजन होते हैं। देखिए इस तरीके का होता है कंपाउंड, 2 नाइट्रोजन, N2 में 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये एक्चुअल में ये सॉल्ट्स होते हैं। ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये अनस्टेबल सॉल्ट्स होते हैं, अनस्टेबल सॉल्ट। सो इनसे इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं आपका एराइल हैलाइड्स। ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होता है जिससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम एनिलीन को रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड से, जो प्रिपेयर होती है फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, राइट। इट विल फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये प्रिपेयर हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं इजीली, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, याद रखना, जिसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करेंगे विद क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर क्लोरोबेंजीन चाहिए तो हम यहाँ पे HCl रखेंगे, राइट। अगर ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो यहाँ पे हम HBr लेंगे और यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे, राइट। इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, राइट। एक चीज ध्यान में रखना, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन चाहिए, यहाँ पे अगर Br चाहिए तो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे और HCl लेंगे। अब इसको बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। एक है, अगर हम इसी रिएक्शन को
थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं तो उसको वो बन जाएगा गैटरमैन रिएक्शन, जहां हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर और HCl के साथ हीट करेंगे, राइट। योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये बना देगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है आपका गैटरमैन रिएक्शन, दोनों का नाम याद रखना, गैटरमैन रिएक्शन, राइट। सो यहां से प्रिपेयर हो गई आपके ये क्लोरोबेंजीन, राइट, गैटरमैन रिएक्शन से और सैंडमेयर रिएक्शन से, राइट। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर आपको आइडोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए नॉर्मली जो पोटेशियम आयोडाइड जब हमने डायरेक्ट आयोडाइनेशन से बनाया था वहां पे रिवर्सिबिलिटी आ गई थी रिएक्शन में, तो यहां पे क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आयोडीन। इफ यू शेक पोटेशियम आयोडाइड विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आयन एक्सचेंज होंगे और आपका आइडोबेंजीन बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाता है आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे हम फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, और उस रिएक्शन का नाम है बाल्ज़न-शाइमैन रिएक्शन, राइट। फ्लोरोबेंजीन में हमें पता है एक चैलेंज आया था फ्लोरोबेंजीन में कि रिएक्शन क्या था, एक्सप्लोसिव था, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, राइट, जो कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, हम अमोनिया लेंगे, एनिलीन लेंगे, जैसे हमने ये प्रिपेयर करा था डाइजोटाइजेशन से, राइट। इट विल रिएक्ट, एनिलीन विल रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड फ्लोरोबोरिक एसिड, HB। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान में रखना, HbF4, राइट। ये बन जाएगा प्लस BF4, जैसे यहां पे Cl माइनस था, यहां पे BF4 माइनस आ जाएगा, राइट। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बन गया। अब इसको आप हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, राइट। इसको आप हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं बाल्ज़-शाइमैन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो प्रिपेयर वेल। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर। ये इसमें अल्काइल हैलाइड्स जो होती हैं मोस्टली दे आर कलरलेस व्हेन प्योर। ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट, राइट, एक्सपोज्ड टू सनलाइट, वो कलर्ड हो जाती हैं। ऐसे ही जो लोअर हैलाइड्स होती हैं लाइक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, दे आर गैसेस। ऊपर की तरफ जैसे हम जाते जाएंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, देन वी हैव सॉलिड्स एंड लिक्विड अल्काइल हैलाइड्स, राइट। सो ये हो गया इसका फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर। एंड बहुत सारी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वॉलेटाइल, राइट, वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स जिनके पास स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, राइट। सो नाउ इंपॉर्टेंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में हम बेसिकली क्या देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके बीच में इंटरैक्शंस कैसी हैं, राइट। अगर इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट।
इंटरैक्शंस कैसे हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरैक्शन बन गया या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस बन गए, राइट। उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब हम हेलो एल्केन्स की बात करें, कोई भी हेलो एल्केन लें अगर हम, इसमें CCl बॉन्ड, आई एम सॉरी, इसमें CX बॉन्ड होता है। चाहे हम हेलो एरेन की भी बात करें, इसमें भी CX बॉन्ड होता है। और हमें पता है ये CX बॉन्ड क्या होता है, पोलर। CX बॉन्ड पोलर होता है। अब देखिए जब ये पोलर होगा, ये पोलर जब होगा, अगर मैंने मीथेन लिया, राइट, और दूसरी चीज जो मैंने ली वो लिया मिथाइल क्लोराइड, ये था पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इससे मैंने मिथाइल क्लोराइड बनाया। अब कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, राइट, मिथाइल क्लोराइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, देखिए प्लस माइनस। अब इन दोनों, अब ये एक पोलर बॉन्ड है, जब ये पोलर बॉन्ड है तो ये जो है नेगेटिव एंड है इसका, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, राइट, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ड्यू टू दिस पोलर बॉन्ड इंटरैक्शंस बढ़ जाते हैं। डाइपोल डाइपोल, दीज आर डाइपोलर इंटरैक्शंस बेसिकली। सो ड्यू टू डाइपोलर इंटरैक्शन, melting and boiling point of alkyl halides and aryl halides are more compared to parent hydrocarbons, right? So benzene से ज्यादा boiling point, melting point methyl chloride का होगा, ठीक है। So due to dipolar interactions, boiling point and melting point is high for alkyl halides and your aryl halides, ठीक है, वेरी सिंपल। ये इंटरैक्शंस, जैसे जैसे इंटरैक्शंस बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, राइट। सो उनको दूर करने के लिए फिर हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हेलो एल्केन्स का और हेलो एरेन्स का, राइट। अब हम देखिए पैटर्न देखते हैं इसका, राइट। फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, अगर मैं एल्काइल ग्रुप सेम रखता हूं तो अलग अलग अगर मैं हेलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो वो किस उसमें इंक्रीज होता है, राइट, किस पैटर्न में इंक्रीज होता है। देखिए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन ग्रुप। अब देखिए हेलोजन ग्रुप का साइज हम कैसे देखते थे, पीरियोडिक टेबल से, ऐसे होता था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे को साइज इंक्रीज होता है। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, जब इसका साइज सबसे ज्यादा है तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरैक्शंस करेगा, जब ज्यादा इंटरैक्शंस करेगा दैट मींस आसपास के मॉलिक्यूल्स और इसके आयोडाइड के बीच में वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सो इस डायरेक्शन में हम जैसे जाएंगे तो योर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल राइज, इंक्रीज। व्हाई? ड्यू टू increase in size of atom। I hope ये समझ में आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा पैटर्न हम देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम हेलोजन एटम सेम रखेंगे, राइट, हेलोजन एटम सेम रखेंगे। ये एल्काइल पार्ट, ये जो एल्काइल पार्ट है इसको मैं इंक्रीज करूंगा, राइट, इसका साइज बढ़ाएंगे, जैसे CH3I, राइट, और एक है आपका CH3H, CH3I, राइट, फिर इसके बाद है आपका CH3, CH3, CH3,
अब देखिए इंटरैक्शंस किस तरह की होंगी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ये इसमें भी सेम चीज़ है, ये साइज बढ़ रहा है ना, जैसे यहाँ पे हेलोजन का साइज बढ़ रहा था, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, ये अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, राइट। और जैसे जैसे आपका, एक मिनट, हम इसको ऐसे नहीं लेके, ये थोड़ा अलग केस बन जाता है, ये ब्रांचिंग का केस हो जाता है, राइट। हम इसको ऐसे ना लेके, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाने का मतलब देखिए ये है CH3I, फिर इसके बाद आ जाएगा CH3CH2I, फिर आ जाएगा CH3CH2 होल ट्वाइस I। ये क्या हो रहा है, ये अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है। जब अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, ये देखिए साइज इंक्रीज हो गया, जब अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो गया तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, जो वेंडर वॉल इंटरैक्शंस होती हैं इन मॉलिक्यूल्स की, वो आसपास के मॉलिक्यूल से क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। सो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप, वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस बिटवीन अल्काइल हैलाइड्स, that will raise the boiling and melting point, right? So इसमें भी सेम है, your van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction increases, जिसकी वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो हम दूसरा एक केस लेते हैं, अब हम एक दूसरा केस लेते हैं, यहां तो मैंने अल्काइल ग्रुप इंक्रीज किया तो वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज हुई, यहां पे हेलोजन का साइज इंक्रीज हुआ तो वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज हुई, राइट। लेकिन अब मैं ब्रांचिंग इंक्रीज करता हूं, राइट, ब्रांच्ड हेलो एल्केन्स, जैसे CH3I लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3I, और यहाँ पे ले लिया CH3, मॉलिक्यूल क्या हो गया, बड़ा हो गया, राइट। इसको देखिए ध्यान से, अब limit of this, ये ब्रांचिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग हम इंक्रीज करते हैं ना, जैसे जैसे हम ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, राइट। इस मॉलिक्यूल का देखिए, अगर मैं ये लेता हूं CH3CH2I, राइट, इसका देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग कर रहा हूँ, ये सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, उससे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। जब वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, राइट। समझना ईजी है। देखिए जब सरफेस यहाँ पे ये ज़्यादा मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर पाएगा, राइट, तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो आसपास के मॉलिक्यूल से इंटरैक्शन होती है, राइट। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। सिमिलरली जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो आसपास के मॉलिक्यूल से कम इंटरैक्ट करेगा, जब सरफेस ही कम होगा तो जब कम इंटरैक्ट करेगा तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगी। जब वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। जब कम फोर्सेस हैं तो कम उसको हीट देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेपरेट, राइट। सो विद ब्रांचिंग बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस ऐड करते जा रहे हैं ना। विद ब्रांचिंग surface area decreases, that decreases van der Waals forces, right, due to interaction with less molecules,
राइट। जब वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेल्ट और बॉइल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ अब अगर हम हेलोजन एटम बढ़ाते चले जाते हैं, CH2Cl, ये है CHCl2C, राइट, ये है आपका CH2Cl2, राइट, CHCl3, आई एम सॉरी, CCl4। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज करूंगा तब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इजी है, राइट। सो अब इसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2023 में भी आया था डाइहेलो एरेंस का, राइट। ये सब आई होप बस हमें इंटरैक्शंस देखनी होती हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में। हमने डाइपोल मोमेंट पहले लेक्चर में किया था, राइट। डाइपोल मोमेंट और पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। सो आई होप आप वहां से इसको कवर कर लेंगे। अब आता है आपका डाइहेलो एल्केन्स। ये है एक, ये है एक, ये आइसोम, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? पैरा आइसोमर का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन ये है कि ये देखिए, ये बहुत सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है ना, ये इतने सिमेट्रिकल नहीं है, राइट। द रीजन इज क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसीलिए अपने क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2023 में भी आया है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज हाई for para isomer as compared to ortho and meta isomer. The reason is due to its symmetrical structure. Due to its symmetrical structure, it fits well into its crystal lattice. Into its crystal lattice, that increases the force of attraction. जब क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी आपस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ऑफ पी डाइक्लोरोबेंजीन। जब बढ़ जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases, right, that raises the melting point. बहुत आसान सा है, आपको शक्ल ये दिख ही रहा होगा, इसको देखने से ही सिमेट्रिकल है तो बहुत अच्छे से फिट होगा क्रिस्टल लैटिस में। जब अच्छे से फिट होगा, जब कोई चीज़ अच्छे से फिट है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ना, तो अपने क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से सिमेट्रिकली फिट रहता है। आसपास के मॉलिक्यूल से भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स सिमेट्री, राइट। दैट इज वाई इसको ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेल्ट। इसका ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको इम्पोर्टेंट में नोट कर लेंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे, राइट। सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं,
सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखिए, हम देखते हैं वाटर में, वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। दूसरी हम देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। अब देखिए, जो वैसे तो एक रूल होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा। हेलोएल्केन्स और हेलोएरेन्स भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी कुछ कम होती है कंपेयर टू इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये ज़्यादा तेजी से डिजॉल्व होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, मैंने आपको शुरू में बताया था। देखिए, जो अगर मैं किस दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मिथाइल क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व हो जाए, तो जो इंटरैक्शंस होंगे, मानते हैं ये मिथाइल क्लोराइड है, ए मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट मिथाइल क्लोराइड, ये रिप्रेजेंट्स वाटर। तो देखिए, इन दोनों में जो इंटरैक्शन है, इन दोनों में जो इंटरैक्शन है वो इक्वल होनी चाहिए जो इन दोनों में इंटरैक्शन है, तभी ये लिक्विड डिजॉल्व होगा या मिसेबल होगा। लेकिन वाटर में कौन सी इंटरैक्शंस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। और यहाँ पे कौन सी इंटरैक्शंस होती हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ डाइपोलर इंटरैक्शंस होती हैं, राइट। सो डाइपोलर इंटरैक्शंस वीक होती हैं कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखिए, जब मिथाइल क्लोराइड, ये दो मिथाइल क्लोराइड हैं और ये मान लिया जाता है दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन वाटर इसके साथ इस मिथाइल क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स होने के लिए इस तरीके के इंटरैक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट। अब ये इंटरैक्शन बनाने के लिए ये मॉलिक्यूल हमें ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। अब इस मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हमें इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक, राइट। और जब दो मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन होता है, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होता है, तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, यहां से एनर्जी रिलीज होगी और यहां पे क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब एनर्जी रिक्वायर्ड जो है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड। जब ऐसा केस होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती है सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में, राइट। क्योंकि सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए आपको इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है जब वो डिसॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स जब नई इंटरैक्शन बन रही है, ठीक है। दैट इज वाई these haloalkanes and haloarenes are less soluble in water, right, because of difference in interactions, right। क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरैक्शंस हैं, whereas आपके एल्काइल हैलाइड्स में वीकर डाइपोलर इंटरैक्शंस हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, whereas जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स, मिथाइल क्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सके, उनमें मिक्स हो सके। उनमें मिक्स होने के लिए, मिथाइल क्लोराइड को वाटर में मिक्स होने के लिए ये बॉन्ड को ब्रेक करके जाना पड़ेगा ना। अब ये इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रहा है कि इसको ब्रेक कर सके, तो इनका मिक्स होना या सॉल्युबल होना मुश्किल होगा, राइट, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरैक्शंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन वहीं अगर हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स की, बिकॉज ऑफ सिमिलर इंटरैक्शंस, राइट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 है, इस CCl4 के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं, CCl4 के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है जो मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड के बीच में होती है, राइट। ये इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं और जो नई इंटरैक्शन बनती है CCl4 की, ये भी ऑलमोस्ट सेम होती है। सो ये इसको इजीली ब्रेक कर सकता है और इससे आके एसोसिएट हो जाता है, राइट, मिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और लास्ट चीज है छोटी सी, इन्फ्लेमेबिलिटी, आग पकड़ना, इन्फ्लेमेबल। जो एल्काइल हैलाइड्स होती हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन में जैसे जैसे मैं, देखिए इसमें जैसे जैसे मैं एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे मैं हेलोजन का मॉलिक्यूल इंक्रीज करता जाऊंगा,
ये लेस पोलर होता चला, ये लेस इन्फ्लेमेबल होता चला जाएगा, राइट। ये ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, ये कम है, ये और भी कम है, और ये बिल्कुल भी इन्फ्लेमेबल नहीं है। इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं अंडर द नेम ऑफ पायरीन, राइट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हेलोजन एटम्स होते हैं और हेलोजन एटम्स इन्फ्लेमेबिलिटी को कम कर देते हैं बहुत, राइट। सो CCl4 इज लेस इन्फ्लेमेबल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं आपके लास्ट में जो टॉपिक है, राइट, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, राइट। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं एग्जाम में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा हेलोजेंस होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे मेनली इनका यूज़ है, राइट। इनका क्या क्या यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में। जैसे आपका है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन या मेथिलीन क्लोराइड या मेथिलीन डाइक्लोराइड बोलते हैं इसको। और एक हो गया आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके बारे में आप लोगों को पता भी है। एक है CHI3 आइडोफॉर्म टेस्ट जिन्होंने किया उनको पता होगा। CCl4, राइट। और एक है आपका DDT, इसके अलावा एक है आपका DDT, राइट। बेसिकली हम इनके मेनली यूजेस पे कंसंट्रेट करेंगे। क्लोरोफॉर्म का एक यूज पूछा जाता है, CBSE बोर्ड में भी आया है, या IIT में भी पहले काफी आया है 90s में। देखिए मेथिलीन डाइक्लोराइड की अगर हम बात करें, ये किस किस काम आता है, ये पेंट रिमूवर के काम आता है, राइट। वुड को फाइनल पॉलिश देने के काम आता है, राइट। और इसके और भी चीज़ें हैं, और भी यूजेस हैं। जैसे बहुत सारे ये कंपाउंड्स जो हैं ये एज अ प्रोपेलेंट यूज होते हैं। ये जो जितने भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं ये एज अ प्रोपेलेंट यूज होते हैं इन एरोसॉल्स, राइट। ये यूज ध्यान रखना। और बहुत सारे कंपाउंड से एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज होते हैं, राइट। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से हैं ये कंपाउंड्स। सो मेथिलीन डाइक्लोराइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, राइट। अगर मेथिलीन डाइक्लोराइड आपका एयर में आ जाए थोड़ी देर तो इट कैन कॉज इम्पेयर्ड हेयरिंग एंड विजन, राइट। दिखने में और सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ ज़्यादा मेथिलीन डाइक्लोराइड की तरफ इफेक्ट हो जाए, हाई लेवल ऑफ मेथिलीन डाइक्लोराइड, अगर हवा में मेथिलीन डाइक्लोराइड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इट कैन कॉज डिजीनेस, नोजिया, राइट। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इससे। और मेथिलीन डाइक्लोराइड अगर आपके स्किन पे टच हो जाए देन ऑल्सो इट कैन कॉज इंटेंस बर्निंग एंड वाइल्ड रेडनेस, राइट। आपकी स्किन बर्न हो सकती है और रेड हो जाती है अगर मेथिलीन डाइक्लोराइड आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए। और अगर मेथिलीन डाइक्लोराइड आपकी आईज के कांटेक्ट में आ जाए इट कैन बर्न द कॉर्निया, राइट। सो ये है। अब आ जाते हैं हम क्लोरोफॉर्म पे। देखिए क्लोरोफॉर्म का यूज, एक बहुत फेमस यूज जो हर एक को ध्यान में रहता है वो है, पहले ये एज एन एनेस्थेटिक यूज होता था इन सर्जरीज, राइट। डॉक्टर्स यूज करते थे इसको सर्जरी में। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स पता चले। जब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पता चले तो अब इसको ईथर से रिप्लेस कर दिया गया है, राइट। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इट कैन कॉज डैमेज टू लिवर, राइट। इट कैन कॉज डैमेज टू किडनीज। वाई? क्योंकि क्लोरोफॉर्म अंदर जाके मेटाबोलाइज हो करके एक गैस बनाती है फॉस्जेन, COCl2, विच इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। उससे प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आजकल ये यूज होती है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रियॉन, विच इज देयर इज अ फ्रियॉन नेम्ड एज रेफ्रिजरेंट R22। एक फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट है R22, उसको बनाने के काम आता है आजकल आपका क्लोरोफॉर्म। मेनली यही बनाने के काम आता है, राइट। और
एक चीज तो हमें पता ही है, अगर हम क्लोरोफॉर्म वेपर्स को इनहेल कर लेंगे देन इट डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए इससे बेहोशी हो जाती है, ठीक है। और इसके नुकसान क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। एंड एक क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन आता है, अगर क्लोरोफॉर्म को एयर में छोड़ दें, राइट, तो क्लोरोफॉर्म एयर में एक गैस बना देती है COCl2, और बॉडी के अंदर भी यही बनाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, राइट, लिवर किडनी आपका डैमेज हो सकता है। इसीलिए जिन बॉटल्स में क्लोरोफॉर्म पड़ा होता है, दोज बॉटल्स आर टाइटली स्टॉपर्ड, उनको टाइट बंद किया जाता है ताकि एयर के कांटेक्ट में ना जाए, क्योंकि अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो फॉस्जेन बन जाएगा, राइट, और फॉस्जेन इज अ पॉइजनस गैस। यही है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, IIT में भी पूछा गया है पहले, और CBSE में भी आया है। Why chloroform is tightly stoppered, right? So इसे ध्यान से देख लेना। It is stored in, that is why it is stored in dark colored bottles. लैब में देखोगे dark colored bottles में पड़ा होता है। अब आ जाते हैं हम आइडोफॉर्म पे। देखिए आइडोफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसकी कहां से आती है? आयोडीन दिख रहा है इसमें, इट रिलीजेस आयोडीन, इट रिलीजेस आयोडीन, राइट। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आइडोफॉर्म की वजह से नहीं होती है बस, बल्कि सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आयोडीन रिलीज कर सकता है। हमें पता है आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक। और आजकल हम आइडोफॉर्म नहीं यूज करते हैं। आइडोफॉर्म को इसकी स्मेल की वजह से इसको दूसरी चीजों से, दूसरे फॉर्मुलेशन से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, राइट। सो नाउ ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, राइट। अब हम आ जाते हैं CCl4 पे। CCl4, देखिए CCl4 जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था CCl4 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। और CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर पहले यूज होता था 60s में अराउंड। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में हेलोजन एटम्स बढ़ाते रहते हैं तो वो इन्फ्लेमेबिलिटी कम होती चली जाती है उसकी, राइट। सो इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, इसीलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हम इसको यूज करते थे। और ये भी रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स बनाने के काम आता है, राइट, जैसे बाकी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आते हैं काम। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग फ्लूइड, सही, सफाई साफ करने के काम आता है। और कहीं पे घर में जैसे कहीं स्पॉट लग जाता है इंक का या किसी चीज का, तो इसको ये CCl4 उसको भी रिमूव करने के काम आता है। इट इज यूज्ड एज अ स्पॉट रिमूवर CCl4, राइट। ये ध्यान में रखना है इनके यूजेस। और इसके कुछ एविडेंसेस हैं दैट CCl4 कैन कॉज लिवर कैंसर, राइट। CCl4 कैन कॉज, दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन कॉज लिवर कैंसर इन ह्यूमंस, राइट। इसीलिए ह्यूमंस शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू CCl4, राइट। और मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स हैं इसके वही जो बाकियों के थे, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होता है इफ ह्यूमंस आर एक्सपोज्ड टू CCl4, राइट। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई इस पे ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाए, राइट, ज्यादा अगर कोई इनहेल कर ले CCl4 या कुछ हो जाए, देन इवन हार्ट कैन स्टॉप बीटिंग, राइट। तो इंसान इससे, दिस इज डेडली बेसिकली, राइट। सो एक और चीज है, CCl4 को अगर आप एयर में रिलीज कर देते हैं, अगर एयर में रिलीज हो जाता है CCl4, देन इट कैन कॉज डिप्लीशन। जब हाई अप ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर के, इट कैन डिप्लीट ओजोन लेयर, और अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो हमें पता है ह्यूमंस कैन बी इफेक्टेड ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज। इट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर थिंग्स, राइट। इम्यून सिस्टम को भी आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं आपके इम्यून सिस्टम को भी प्रॉब्लम पहुंचाती है, राइट। अब हम आ जाते हैं DDT। देखिए DDT इज एन इंसेक्टिसाइड, राइट। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बनता कैसे है? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल के रिएक्शन से। कुछ रिएक्शन ज्यादा आता नहीं है, वैसे आपको दिखा देता हूं। ये है
राइट। सो ये यूज होता है आपका क्लोरल और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स बन के, सॉरी CHCl3, राइट, जैसे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ना, राइट, CH ये क्लोरल, ये बेंजल्डिहाइड से बनता है, जैसे बेंजल्डिहाइड CH3CHO ये होता है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमने Cl से रिप्लेस कर दिए तो ये कंपाउंड बन गया। सॉरी, इधर हम रखते हैं H, यहाँ रखते हैं हम Cl, इससे ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। राइट, देखिए ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर, CHCCl3, ये आपका DDT का स्ट्रक्चर है। राइट, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से बनता है, इसको क्लोरल बोलते हैं। और DDT का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, जो मोस्टली लोगों को ध्यान रहता है, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। राइट, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ज़्यादा यूज़ होने लगा था, ये इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इट कैन किल मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो, और एक लाइस एक होती थी आपकी, एक लाइस को भी किल कर सकता है, दैट कॉजेस टाइफस। राइट, मेनली ये मलेरिया को मारने के काम आता था, मलेरिया वाले मच्छर को, मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो को। राइट, और इसके और भी चीज़ें हैं, इसकी एक कुछ इसके नुकसान जब इसके पता लगे तो इसका यूज़ बैन हो गया है। US में ये बैन है, लेकिन कहीं कहीं ये यूज़ होता है। राइट, कुछ एक प्रॉब्लम इसकी ये है दैट इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन फिशेस के लिए पॉइजनस होता है, और मेनी इंसेक्ट्स आर रेजिस्टेंट टू इट। कुछ देर बाद ये इंसेक्ट्स पे असर करना बंद कर देता है। राइट, ये इसके कुछ नुकसान हैं जिसकी वजह से अब इसका यूज बैन हो गया है। राइट, और ये मेटाबोलाइज नहीं होता है एनिमल्स में, ये जाके अंदर स्टोर हो जाता है फैटी टिश्यूज में। राइट, और लेटर स्टेजेस में ये प्रॉब्लम कर देता है, एनिमल्स में ये फैटी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाता है। राइट, सो ओवर टाइम एनिमल्स में ये बिल्ड होता चला जाता है, इट कैन कॉज इश्यूज। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये पहला देखो क्लोरीन है ना इसमें, ये दिस वाज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड, ये ध्यान में रखना। कैसे बनता है आपको बता दिया है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म के बारे में, ध्यान में रखना। राइट, सो हमारा हेलोएल्केन्स हेलोएरेन्स खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का, पूरा 1 शॉट वीडियो मिलेगा उसका आपका। ठीक है, थैंक्स।